अच्छा, मैं फर्स्ट ईयर B1 के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। कंफर्म कर दें आपको मेरी आवाज़ आ रही है, स्लाइड शेयर हो रही है और आखिरी टॉपिक भी बता दें मुझे। अच्छा, मुझे ये बता दो, स्टेट लिखवा दिया था या सिर्फ पढ़ाया था, लिखवाया नहीं था? चलो भाई, फर्स्ट ईयर B1 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अगर स्टेट तक की हेडिंग में कुछ मसला है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना है तो पूछ लें। अदरवाइज आप हेडिंग डाल दें टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, और उसमें पहली हेडिंग डाल दें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, हेडिंग डाल दें टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। स्टेट की हेडिंग में हमने पढ़ा था कि सिस्टम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अगर हम इकट्ठा डिस्क्राइब करेंगे तो वो स्टेट कहलाएगा। और अगर उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो पुरानी वाली को इनिशियल स्टेट बोलेंगे और नई वाली को फाइनल स्टेट बोलेंगे। हाँ भाई, स्टेट तक कोई मसला किसी को? थोड़ा चैट बॉक्स को इस्तेमाल करें, रिस्पॉन्स देके पढ़े, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको मेरी आवाज़ें आ रही हैं, बात समझ में आ रही है। मुबशर, ये बाकर कह रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम तक पढ़ाया था, तुम कह रहे हो स्टेट पढ़ा के लिखवा भी दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बाकी लोग कंफर्म करें, मैंने स्टेट पढ़ा दिया था, लिखवा दिया था कि नहीं? बाकर, तुम ऑफलाइन हो गए होगे, तुमने जहमत ही नहीं की होगी पूछने की कि आगे क्या कराया सर ने। ये मुबशर के बाद खुद ब खुद तो काम नहीं हो जाएगा ना, स्टेट का बताया होगा तभी तो लिखा होगा इसने। मुबशर ने खुद से तो नहीं लिख लिया होगा ना, मैंने लिखवाया होगा तो लिखा होगा इसने। अफान, तुम कंफर्म करो आखिरी टॉपिक क्या है? सन्नान, तुम कंफर्म करो आखिरी हेडिंग क्या थी?
मुबशर इसका मतलब है तुमने खुद से लिख लिया होगा, वो देखकर, स्लाइड देखकर। ये हो सकता है, इतने सारे लोग तो गलत नहीं बोल सकते ना। चलो खैर है, मैं स्टेट रिवाइज कर रहा हूँ, और मुबशर ने लिखा हुआ है, बाकी लोगों ने नहीं लिखा हुआ, तो वो लिख लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। चलो तो स्टेट में रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो स्टेट में मैंने ये पढ़ाया था, अगर पहले पढ़ा दिया होगा याद आ जाएगा आपको। स्टेट में मैंने ये पढ़ाया था कि अगर सिस्टम की एक सिंगल प्रॉपर्टी है तो उसको उसके नाम से एक्सप्लेन करते हैं। वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, मोल हो गया। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एक साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सुनो गौर से, दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एक साथ एक्सप्लेन करना है तो थर्मोडायनेमिक्स में इसको स्टेट कहते हैं। ठीक है भाई। तो सिस्टम की दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को अगर आप डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे इकट्ठा करके, दोनों को, तीनों को, चारों को इकट्ठा करके, तो ये कहलाएगा स्टेट। और अगर उनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो हम बोलेंगे भाई पुरानी वाली इनिशियल स्टेट है और नई वाली फाइनल स्टेट है। जैसे चैप्टर 2 में आप करते थे V1 से V2, T1 से T2, P1 से P2। तो ये जो V1, T1, P1 है, ये कहलाएगा इनिशियल स्टेट, और ये जो V2, T2 और P2 होगा, ये कहलाएगा फाइनल स्टेट। तो आम हालात में अगर मैं बोलूं कि सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, तो इसका मतलब होगा कि वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से गैस बन रहा है। पर थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं बोलूंगा सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपना, तो अगर थर्मोडायनेमिक्स में ये बोला जाएगा कि भाई स्टेट चेंज हो रही है, तो इसका मतलब होगा कि सिस्टम अपने प्रॉपर्टीज में से एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है। हमारा कैमरा बंद कर। ठीक है भाई। तो स्टेट क्लियर हो गया सबको कि सिस्टम की अगर दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे तो ये कहलाएगा स्टेट। और अगर उन प्रॉपर्टीज में से कोई सी भी एक प्रॉपर्टी या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज चेंज हो गई तो हम बोलेंगे कि सिस्टम ने अपनी क्या चेंज कर ली, स्टेट। और वो इनिशियल स्टेट से किस में आ गया, फाइनल स्टेट। चलें डेफिनेशन लिखें। हाँ भाई, डेफिनेशन लिखें। द डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ, द डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ, द डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ, हाँ भाई, द डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ, द डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ two or more properties of system, two or more properties of system, two or more properties of system is called state of system, is called state of system, is called state of system, full stop। पैरा नंबर 2 में लिखो, if any of the properties of system changes, if any of the
if any of the properties of system changes, if any of the properties of system changes, it means system change its state. It means system change its state. It means system change its state from initial state to final state. From initial state to final state. From initial state to final state. फुल स्टॉप। चले अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट भी हो गया, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट भी हो गया। अब आप हेडिंग डाल दें टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की हेडिंग डाल दें। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की हेडिंग डाल ली। उसमें पहली हेडिंग डाल दें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। आसान सा लेक्चर है आज का, तेज पढ़ना है। पहली हेडिंग डाल दें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अच्छा भाई, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो आसानी से मैथमेटिकली मेजर हो जाती हैं, जिनके मेजरमेंट को आप मैथमेटिकल नंबर में शो करते हैं, दे आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्या आपको बात समझ में आ गई? छोटी छोटी डिस्कशन है, आसान आसान सी। क्या बोला मैंने? सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जिसको आप मैथमेटिकली मेजर करते हैं, यानी कोई नंबर होता है, कोई 10, 15, 20, तो मैथमेटिकल नंबर होता है मेजरमेंट का, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जैसे कि एग्जांपल आप लोग चैट बॉक्स में बताएं, जो एग्जांपल गलत होगी मैं करेक्शन करूंगा। सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं कराया मैंने, अभी करा रहा हूं। तो सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो कि आसानी से मेजर हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जैसे कि मास, जैसे कि फोर्स, ये मुबशर ने लिखे हैं, दोनों सही लिखे हैं। जैसे कि वॉल्यूम, अफान ने लिखा सही, और बोलते जाएं। मोमेंटम, डेंसिटी, एनर्जी। डिस्टेंस प्रॉपर्टी नहीं है दाऊद, डिस्टेंस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। डिस्टेंस तो वो कवर करता है सिस्टम की जात से उसका ताल्लुक नहीं होता। वेलोसिटी को भी आमतौर पे प्रॉपर्टी नहीं माना जाता, ठीक। वेलोसिटी भी बिहेवियर है, जैसे चलना बिहेवियर है, चलना प्रॉपर्टी नहीं है। चलने को मेजर तो नहीं कर सकते आप, चलना बिहेवियर है, प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह वेलोसिटी को भी आमतौर पे प्रॉपर्टी नहीं मानते, तो अवॉइड करें तो बेहतर है, ना लिखें। प्रेशर सही है, मोमेंटम है, फोर्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एनर्जी है, मोमेंटम है, टॉर्क है। ऑल दीज आर दी प्रॉपर्टीज जो कि मेजर हो जाती हैं, जिसका आंसर लिखते हैं आप इतने मीटर क्यूब और इतना एटमॉस्फेयर और इतने मोल और इतने ग्राम, इतने न्यूटन, इतने जूल। तो ये सारे के सारे मैथमेटिकली मेजर हो जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। चलिए डेफिनेशन लिखें।
all those properties of system यार ये फिजिक्स में पढ़ते हैं तो मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा होता क्या है। इट्स बेटर कि आप ऐसी चीजें लिखें जो आसानी से हैंडल हो जाए। पेपर में एग्जाम्पल तो खुद ही लिखनी है ना, 4-5 एग्जाम्पल वैसे मिल जाएंगी तो आप जबरदस्ती की एग्जाम्पल लिखने से अवॉइड करें। अब ये तो पढ़ना पड़ेगा मुझे फिजिक्स में होती क्या है, भूल गया, बहुत दिन पहले पढ़ा होगा मैं। चलिए तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखे, ऑल दोज, हाँ लेंथ हो सकता है, लेंथ सही है। ऑल दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, all those properties of system that can be measured mathematically, all those properties of system that can be measured mathematically, that can be measured mathematically, हाँ भाई, that can be measured mathematically are called macroscopic properties, that can be measured mathematically are called macroscopic properties। अब आप एग्जाम्पल में 4-5 एग्जाम्पल लिखते हो, और लोग के 8-10 डिस्कस हुई हैं, पर उसमें से 4-5 लिखते हैं आप, बहुत है। मास, मोल, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दीज आर इनफ। जिन लोगों को क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन कर ले, अदरवाइज हेडिंग डाल दें माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। किसी को क्वेश्चन करना है तो कर ले, अदरवाइज हेडिंग डाल दें माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अच्छा भाई, अच्छा फाइन, अगर तुम लिखना चाहते हो तो, क्योंकि ये वेवलेंथ और पावर का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, तो लिहाजा और मैथमेटिकली मेजर भी हो जाता है, यूनिट भी होता है इसका, लिहाजा इसको लिख सकते हैं। सही है, पर अवॉइड करो क्योंकि केमिस्ट्री डिस्कस नहीं करती इसको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, तो लिहाजा इट्स बेटर कि आप अवॉइड करें। पर जैसे अगर कोई आपको कोई पूछता है आपसे तो आप ठीक है, आप बता सकते हैं कि भाई क्योंकि ये मैथमेटिकली मेजर हो जाता है, ये वेवलेंथ और पावर का कॉम्बिनेशन है और कैंडलाइट्स की यूनिट है, तो इट कैन बी राइट कि आप इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पर इट्स बेटर कि केमिस्ट्री में एग्जाम्पल लिखे नहीं आप, क्योंकि किताब में कहीं भी किसी नोट्स में डिस्कस नहीं होता है। अच्छा जी, तो अगली हेडिंग डालिए आपने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो रिवर्स हो जाएंगी? वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। तो फाइव क्लास स्टार्ट हुए हुए 20 मिनट तो हो गए तकरीबन। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज है जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज कहलाएंगी जरूर, पर वो मैथमेटिकली मेजर नहीं होती है। बात समझ रहे हो? यानी कि सिस्टम की प्रॉपर्टी कहला रही है, सिस्टम उनसे पहचाना भी जाता है, लेकिन वो मैथमेटिकली मेजर नहीं होती। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कलर, टेस्ट और ऑर्डर यानी स्मेल। ये तीन प्रॉपर्टीज वो हैं जो कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, मानी जाती हैं, बताई जाती हैं, पर इनको मैथमेटिकली मेजर नहीं कर सकते।
जैसे मिसाल के तौर पे सॉल्ट जो है वो ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है, व्हाइट भी होता है। जो घर में आता है सॉल्ट वो व्हाइट होता है, जो लैब में इस्तेमाल करते हैं कई तरह के सॉल्ट वो ब्लू भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, पर उनके ब्लू और ग्रीन के नंबर नहीं होते कि 12 नंबर का ग्रीन है, 13 नंबर का ब्राउन है। हाँ, टेक्सचर का मतलब अपेयरेंस हो गई। तो ये वो प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो कि इस्तेमाल जरूर होती है उसको पहचानने में, बताने में, पर वो मैथमेटिकली नापते नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने 9 में पढ़ा कि जो बेस होता है वो बिटर होता है। 9 में रट्टा मारा था आपने, बेस बिटर होता है, कड़वा होता है बेस। अब 4 बेस रख दूं तो चारों कड़वे होंगे। कोई आपसे पूछे रैंकिंग कर दो तो आप बता दोगे ये सबसे ज्यादा कड़वा है, ये कम कड़वा है, ये कम कड़वा है, लेकिन नंबर तो नहीं दे सकते कि पहले वाला कंटेनर 4.2 पर है, दूसरा वाला कंटेनर 3.9 पर है। ऐसा तो नहीं हो सकता। कहलाएंगे तो सब बिटर। कम ज्यादा हो सकता है, इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे, हाई लो, पर मैथमेटिकल नंबर अवेलेबल नहीं है। तो सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जिनको नापते हुए कोई मैथमेटिकल नंबर अवेलेबल ना हो, मैथमेटिकली वो मेजर ना हो सके, दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। चलिए लिखे, all those properties of system, all those properties of system all those properties of system all those properties of system which cannot all those properties of system which cannot measured mathematically, all those properties of system which cannot measured mathematically, which cannot measured mathematically are called microscopic properties, which cannot measured mathematically are called microscopic properties. चले एग्जाम्पल लिखे शाबाश। यहां तक कोई सवाल करना है तो कर ले। फाइस कलर की बात हो रही है। कलर को इस्तेमाल करके कोई और प्रॉपर्टी, अगर कलर से तो वेवलेंथ भी बताई जाती है, तो वेवलेंथ तो मेजर हो जाती है। हमारा टॉपिक वेवलेंथ नहीं है, हमारा टॉपिक कलर है। जो प्योर कलर है वो मैथमेटिकली मेजर नहीं होता। जैसे रेड कलर है तो रेड कलर के 4, अगर मैं आपको वो दे दूं, रेड कलर के 4 कपड़े अलग अलग दे दूं और आपको बोलूं कि बताओ इनमें क्या फर्क है, तो आप किसका सहारा लेंगे? आप इंग्लिश का सहारा लेंगे, लाइट रेड बोलेंगे, और येलोइश रेड जो केमिस्ट्री इस तरह बोलती है। लेकिन आपके पास कोई नंबर तो नहीं होगा ना कि ये 12 नंबर का रेड है, ये 18 नंबर का रेड है। तो ऐसा तो कोई तरीका नहीं है ना। अब कलर के जरिए कोई प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है, वो प्रॉपर्टी है, अलग बात है। प्योर कलर की अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं, कलर मैथमेटिकली मेजर नहीं हो सकता। उमर, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाए ना, तो लिविंग में तो बहुत सारे होते हैं पर वो केमिस्ट्री डिस्कस नहीं करती। जैसे लिविंग में तो इमोशन भी होता है, सॉरो भी होता है, एंगर भी होता है। समझ रहे हो आप बात? तो लिविंग बॉडीज में तो इस तरह की एग्जाम्पल मिलेंगी आपको, पर ये केमिस्ट्री लिखती नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री सिस्टम को नॉन लिविंग के लिहाज से डील करती है। तो नॉन लिविंग के लिहाज से एग्जाम्पल लिखे। और कोई सवाल करना चाहते हैं अगर तो कर ले, अदरवाइज हेडिंग डाल दे, टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज।
टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की हेडिंग डाल दें, उसमें पहली हेडिंग डाल दें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में पहली हेडिंग है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई कि सिस्टम की वो तमाम प्रॉपर्टीज जो कि मास पे डिपेंड करती हैं, दे आर एक्सटेंसिव, यानी कि मास को चेंज करने से चेंज हो जाती हैं, दे आर एक्सटेंसिव। नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी आसानी के लिए लिखी हुई हैं, अगर आपके जहन में इनमें से किसी भी एक में डाउट है या कोई और एग्जाम्पल इसमें डालना चाहते हैं तो आप बताएं, चैट बॉक्स में बताएंगे। डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी, वो तमाम प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती हैं, दे आर कॉल्ड एक्सटेंसिव। जैसे मास बढ़ाओगे मोल बढ़ जाएगा, मास बढ़ाओगे मास तो बढ़ेगा बढ़ेगा, मास बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मास बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, मास बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी, मास बढ़ाओगे मोमेंटम बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, एमजी होता है, एरिया बढ़ेगा। तो ये सारी वो प्रॉपर्टीज है तो मास पे डिपेंड कर, मास कम कर दोगे ये सब कम हो जाएंगी। तो सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो कि मास पे डिपेंड करती है, मास को चेंज करने से चेंज हो जाती है, ऑल सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और कोई प्रॉपर्टी जो आपके जहन में आ रही हो जो इसमें नहीं, लिस्ट में नहीं लिखी हुई हो? हाँ प्रेशर वेरी गुड, लेकिन प्रेशर जो है एक्सटेंसिव में नहीं आएगा किसी वजह से, भी बात करेंगे अलग से। चलो, तो क्योंकि मैंने मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज तो यहाँ लिखी दी है इसीलिए आपके जहन में आना टफ है। सारी की सारी जो आम हालात में इस्तेमाल होती है सब यहाँ मेंशन हो गई है। इंटेंसिव फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? प्रेशर पे बात करेंगे अभी फाइल। अच्छा भाई, तो सिस्टम की वो तमाम प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती हैं, मास को चेंज करने से चेंज हो जाती हैं, मास को बढ़ाने से बढ़ जाती हैं, मास को कम करने से कम हो जाती हैं, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलिए डेफिनेशन लिखें। all those macroscopic properties of system, all those macroscopic properties of system, all those macroscopic properties of system हाँ भाई, all those macroscopic properties of system all those macroscopic property system which depends upon mass of system, which depends upon mass of system, which depends upon mass of system हाँ भाई, which depends upon mass of system depends upon mass of system are called extensive properties, are called extensive property। एग्जाम्पल लिखे, are called extensive properties are called extensive properties चले सारी की सारी एग्जाम्पल लिखें जो आपको स्लाइड में दिख रही है और हेडिंग डाल दें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज।
उसमें लिखा हुआ है कि मोस्टली सल्फर जो एक्सट्रैक्ट होता है चलो हेड डाले इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक्सटेंसिव में कोई सवाल नहीं है सिवाय प्रेशर के। प्रेशर को मैंने 3 दफा बोला है कि अब अलग से डिस्कस करेंगे, फाइज पूछता रहेगा जब तक मैं जवाब नहीं दूंगा। हालांकि मैंने बोल दिया अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसकी परेशानी खत्म नहीं हो रही। खैर अभी बारी आ जाएगी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में कोई सवाल, कोई परेशानी? फाइज कुछ चीजें दिखती है पर वो होती नहीं है, आंखों का धोखा। चलो भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टी होंगी सिस्टम की, जो कि मास पे डिपेंड करेंगी। सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव हो गई, वो खत्म हो गई। अब सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती, मास को चेंज करने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती, दे आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब चैट बॉक्स में आप मुझे इसकी एग्जांपल बताएं, डेंसिटी और प्रेशर के अलावा। ये 2 एग्जांपल मैंने बतानी है, इन दोनों के अलावा आप बताएं डेंसिटी और प्रेशर के अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करती, उनका आंसर चेंज नहीं होता, भले मास आधा कर दो भले मास बढ़ा दो, आंसर वही रहेगा। चले बताएं, चैट बॉक्स में बताएं। हाँ भाई, सिस्टम की वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करती, प्रेशर और डेंसिटी के अलावा, ये दोनों मैंने बताने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही जवाब। और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, भले कितना भी पानी ले ले आंसर वही आएगा। टेम्परेचर वेरी गुड। टॉर्क नहीं होगा क्योंकि टॉर्क के फॉर्मूले में फोर्स आता है और फोर्स जो है ना वो मास पे डिपेंड करता है, तो टॉर्क नहीं आएगा यहाँ पे। टेम्परेचर सही है। एक ड्रम में पानी पड़ा हुआ है, उसमें से एक गिलास पानी अलग कर ले, टेम्परेचर निकालें, फिर ड्रम का टेम्परेचर निकालें, आंसर सेम आएगा। टॉर्क नहीं आएगा दाऊद और अफान, टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू फोर्स आन, यानी कि फोर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स मास पे डिपेंड करता है। मास बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, तो मास पे डिपेंड कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट सही जवाब, वेरी नाइस। पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, भले कितना पानी ले लो। बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, जब मेल्टिंग पॉइंट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। और बताइए, काफी सारे हो गए। टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी। और दो के विस्कोसिटी चैप्टर 2 का लिक्विड पोर्शन है, अभी आपने पढ़ा नहीं है, पर बहरहाल विस्कोसिटी भी मास पर डिपेंड नहीं करता, तो ये भी लिखना पड़ेगा। अब जरा मैं आपको बता देता हूँ कि डेंसिटी और प्रेशर को क्यों मैंने अलग से पढ़ाना है। देखो भाई, पूरी क्लास तवज्जो दे। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सबको पता है, बचपन में पढ़ा आपने। अब अगर मैं मास को 2 टाइम बढ़ाऊंगा, ठीक है, मास को मैंने 2 टाइम बढ़ाया, आप जरा स्लाइड पे देखो सब, तो वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है कि नहीं? जल्दी बोलें, वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है कि नहीं?
इलेक्ट्रिसिटी बिहेवियर नहीं है शायान, प्रॉपर्टी थोड़ी है। हाँ फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन सही है, फ्रिक्शन लिखा है किसी ने, दाऊद ने, फ्रिक्शन सही एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी तो एक फिनोमेना है कह लो आप। तो मास जब आप 2 टाइम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी 2 टाइम बढ़ेगा। तो मास को आपने जब 2 टाइम बढ़ाया तो वॉल्यूम भी 2 टाइम बढ़ गया। अब इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो डेंसिटी के फाइनल आंसर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझो बात। भाई मैंने कहा कि जितने टाइम आप मास बढ़ाओगे उतने टाइम वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप 2 टाइम नहीं लिखो, 3 टाइम लिख लो यहाँ पे। 3 टाइम मास बढ़ाओगे क्योंकि मास पे डिपेंड करता है वॉल्यूम, तो 3 टाइम ये बढ़ जाएगा। जब दोनों जब जो न्यूमरेटर भी 3 टाइम बढ़ेगा, डिनोमिनेटर भी 3 टाइम बढ़ेगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी के फाइनल आंसर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब क्लियर हुआ? हाँ भाई पूरी क्लास क्लियर हो गया। बिल्कुल इसी तरह प्रेशर होगा, प्रेशर भी इसी तरह से। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। आप मास को 3 टाइम बढ़ाओगे, फोर्स भी 3 टाइम बढ़ेगी, एरिया भी 3 टाइम बढ़ेगा। दोनों मास पे डिपेंड करते हैं, दोनों मास पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब है फोर्स भी 3 टाइम बढ़ गया, एरिया भी 3 टाइम बढ़ गया। 3 से 3 फिर कैंसिल हो गया, प्रेशर के आंसर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फाइज तुम्हें मसला था, अब क्लियर हो गया? चलो जी, तो डेफिनेशन खुद से लिखो। डिपेंड्स अपॉन की जगह पे डू नॉट डिपेंड आ जाएगा। और एग्जाम्पल तो बहुत सारी डिस्कस हो गई हैं, एग्जाम्पल लिखो शाबाश। किसी को कोई मसला है तो सवाल कर ले। डेफिनेशन में डिपेंड्स का वर्ड हटेगा, डू नॉट डिपेंड आ जाएगा। डिपेंड्स हट जाएगा, डू नॉट डिपेंड आ जाएगा। शाबाश, डेफिनेशन पूरी वही रहेगी, डू नॉट डिपेंड आ जाएगा। और एग्जाम्पल सारी की सारी चैट बॉक्स में डिस्कस हो गई है। 2 प्रेशर और डेंसिटी मैंने अलग से बताई। शाबाश। लेक्चर एंड की तरफ जा रहा है, कोई सवाल करना है तो कर ले। जवाब लो, लिख लो तो मुझे कंफर्म दे दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। एग्जाम्पल भी लिखनी है।
देखो ई कैट में तो चांस नहीं है, एम कैट में तो आ सकता है भाई, मना नहीं है। पास में आया भी रिएक्टेंट दे देते हैं, प्रोडक्ट मांग लेते हैं, तो मना तो नहीं करूँगा मैं। ये जरूर बोलूँगा कि अभी नहीं करें, जब सारी तैयारी हो जाए तब कर लें। 60 में से एक सवाल आया तो आया, टाइम बहुत कम है, आने के बराबर बहुत ज़्यादा टाइम ना लगा और छोड़े भी नहीं। तो बिल्कुल सारी तैयारी हो जाए तो खासतौर पर जो बड़ी बड़ी इक्वेशन है, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट और बड़ी बड़ी हाँ, फान प्रोसेस में हो रहे हैं। अब आपकी फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब तो क्योंकि क्लासें ऑन हो रही है ना, तो चेक करके वो कॉपीज आपको उसमें वापस आपसे कॉपीज ले लेंगे। चेक तो हमने कर लिया, फिर वो कॉपीज पे लिख के आपको वापस कर। चलिए मैं अगले एडिट डालें। असल में ये लॉ हमने कल पढ़ना है, मैं आपके पास जहन में डाल रहा हूँ स्टार्टिंग बात। हेडिंग डाल दें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बोलता है कि जो सिस्टम है उसके पास एनर्जी की दो शक्लें, हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, बस। तीसरी कोई शक्ल में एनर्जी नहीं है। लिहाजा इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी होगा। पहली बात क्लियर हो गई कि थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जो सिस्टम है, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, उसके पास हमारा मानना यह है कि हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अलावा कोई तीसरी एनर्जी नहीं है। और अगर ये मान लो कि उसके पास यही दो एनर्जी है, कोई तीसरी एनर्जी नहीं है, तो इन दोनों एनर्जी का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा। अब मैंने मिसाल दी कि जैसे 100 बराबर है 20 और 80, 100 हो गया, बराबर चल रहा है। अब टॉपिक कहता है कि फर्स्ट करो काइनेटिक एनर्जी 80 से 60 से 80 हो गई। काइनेटिक एनर्जी 60 से कितनी हो गई? 80 हो गई। इंटरनल हीट एनर्जी 20 से 39 हो गई। टोटल एनर्जी 99 आ रही है, 100 थी अब 99 आ रही है। इसी तरह हीट एनर्जी 80 से, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी 80 से 60 हो गई। हीट एनर्जी 20 से 41 हो गई। टोटल एनर्जी 101 हो गई। 100 थी 101 हो गई। इन दोनों में क्रॉस डला हुआ है, इसका मतलब ये दोनों गलत है। आखिरी वाले में काइनेटिक 80 से 60 और हीट एनर्जी 20 से 40, टोटल अभी भी 100। अब सुनने में आपको ये बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा होगा, पर बात बड़ी आसान है। बात ये कहना चाह रहा है टॉपिक के, आप हीट एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करो या काइनेटिक को हीट में कन्वर्ट करो, टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 100 थी अभी भी 100 रहेगी, 99 भी नहीं हो सकती है, 101 भी नहीं हो सकती। ये लॉ है जिस पे हमने कल तफसील से बात करनी है। एक दफा और सुन ले क्या बोलता है लॉ, कि अगर आपके पास सिस्टम की हीट एनर्जी कन्वर्ट हो काइनेटिक में या काइनेटिक कन्वर्ट हो हीट एनर्जी में, टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल एनर्जी शुड रिमेन कंजर्व। टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भाई, तो अब कल इस पे आगे बात करनी है। आज के लेक्चर में कोई सवाल करना चाहते हैं आप? 2 लेक्चर और रह गए हमारे फिजिकल क्लासेस से पहले, और उसमें हमारे बड़े मेन टॉपिक चल रहे हैं। 99 क्रॉस इसलिए किया है क्योंकि वो उसमें 100 जूल की एनर्जी 99 बन गई, यानी कि 1 जूल की एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, जो कि नहीं हो सकती। 101 को भी क्रॉस किया है क्योंकि 100 जूल की एनर्जी 101 बन गई, यानी 1 जूल की एनर्जी क्रिएट हो गई, वो भी नहीं हो सकती। तो टोटल एनर्जी ना बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। इसको आप मैट्रिक में कहते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद आ रहा है नाम? उसको मैट्रिक में कहते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी का नया नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो कल इस पे तफसील से बात करेंगे, छुट्टी नहीं करना है। बड़े 2 लेक्चर मेन है, फर्स्ट लॉ पूरा खत्म हो जाएगा इसमें, और फिर न्यूमेरिकल पे जाएंगे। चले कल बात करते हैं आपसे, ठीक है? अल्लाह हाफिज।